नमस्कार बंधुओं, बैठिए। लास्ट कहाँ छोड़ा था, एक बार देखिए। दीर्घीकरण के अनुसार बैठिए अभी सभी। व्यंजन संधि अभी रिकॉर्डिंग शुरू मत करना है। सबसे पहले जो प्रश्न है वो सुनिए। जितेश जी ने पूछा है, अनुस्वार किस वर्ण की ध्वनि देता है? पंचम वर्ण की। अनुस्वार किस वर्ण की ध्वनि देता है? पंचम वर्ण की। और पंचम वर्ण का ही क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। संपूर्ण को संपूर्ण भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। संपूर्ण को आप संपूर्ण भी लिख सकते हो। जब आप इसका विघटन करेंगे तो होगा सम प्लस पूर्ण। और मैं का अनुस्वार हो जाता है, यह अभी आगे व्यंजन संधि में आएगा। और मैं का पंचम वर्ण भी बन जाता है, लेकिन पंता पंचम वर्ण मैं का ही है, लेकिन किसके वर्ण के वर्ग का? आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का। और पै वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? मैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जितेश जी। आगे दूसरा है, चमूर्जा का अर्थ सेना का बल होता है। और आपने चारों ओर का प्रकाश बताया था, कौन सा सही है? बिल्कुल दोनों ही सही है। सेना का बल भी होता है और क्या होता है? चारों ओर का प्रकाश। चमूर्जा का मतलब होता है चमू, चमू का मतलब होता है सेना। ठीक है ना? चमू का अर्थ होता है सेना। चमूर्जा का मतलब चारों ओर फैला हुआ प्रकाश भी होता है। जब चतुरंगिणी सेना निकलती है और जब वह निकलती है तो उसका आगाज चारों तरफ हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ क्या फैल गया हो? प्रकाश फैल गया हो। जब चतुरंगिणी सेना चलती है तो उसके धूल के गुबार उठते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई धूल का गुबार नहीं, कोई प्रकाश छा गया हो सेना की वजह से। समझ में आ गया? जिसने भी पूछा है ना संतुष्ट हुआ करे तो हाथ खड़ा करते करो। ठीक है ना? आगे देखो, राजर्षि का क्या होगा? ये देखो मैं पहले ही बता चुका हूं। तत्सम होता है राजन और इसका तत्व बन जाता है राजा। न का लोप हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका क्या बनेगा? राजा। कभी भी दोनों को एक साथ नहीं देगा। आपसे अगर पूछेगा कि राजर्षि का संधि विच्छेद होगा, या तो राजन प्लस ऋषि देगा या राजा प्लस ऋषि देगा। आ और री मिलके बनते हैं अर। तत्सम में क्या होता है? राजन। ने का लोप हो जाता है और तद्भव में बनता है इसका राजा। जैसे मैंने कहा महर्षि, महान है जो ऋषि, लेकिन इसका जब विघटन करोगे हिंदी के अनुसार तो महा प्लस ऋषि होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई और समस्या है क्या? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आगे लिखिए। कहाँ चल रहे थे? दीर्घीकरण के अनुसार। दीर्घीकरण के अनुसार मैंने बता दिए होंगे, लिखाए थे कुछ उदाहरण। हाँ, मार प्लस मारी, मूसलाधार, उत्तराखंड, दीनानाथ। देखो होना तो क्या चाहिए था? दीन प्लस नाथ। अब यहां पर ए आ रहा है, लेकिन बाद में ए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था? आ हो रहा था।
पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, दीन प्लस अनाथ नहीं होता, दीन प्लस नाथ होता है। और दीन प्लस नाथ होने के कारण ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दीर्घीकरण के अनुसार। आ गया समझ में? अब लिखो आगे, दीर्घीकरण के अनुसार क्या हो रहा था, ए का आ। अब लिखो छोटी का बड़ी हो जाता है। इसका अगला लिखो ई का ई, ए का ई कैसे होता है, ए का ई ध्यान से समझ लेना। प्रत्यय प्लस कार, प्रारंभ में ई आ रही है, बाद में क्या आ रहा है, क्या है, और प्रत्यय प्लस कार क्या हुआ, प्रतिकार। प्रति प्लस घात क्या बनेगा, प्रतिघात। प्रति प्लस हार क्या होगा, प्रतिहार। ये दीर्घीकरण के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा, छाप दो इसे। प्रतिघात दो शब्द होते हैं, दोनों का अलग अलग होता है। प्रतिघात का मतलब होता है प्रत्येक से आशा, प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब होता है घात के बदले घात, अर्थात किसी पे क्या करना, घात लगाना, प्रहार करना। दोनों का अर्थ है ऐसा ही। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आएगा, एक बार पहले इनको छाप दो, छापो। उस उदाहरण में मार्त प्लस अंड वाले लिख दिए थे ना, मार्त प्लस अंड, मार्तंड, वो हिरस्वीकरण का आ वाला। देखो एक बार ये लिखा था क्या उदाहरण, मार्त प्लस अंड लिख दिया था। किसे कहते हैं मार्तंड, सूर्य को। किसे कहते हैं, सूर्य को। यहां तक लिख दिया था, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे लिखो, ई का क्या हो रहा है, दीर्घ ई हो रहा है। बताइए यहां कोई संधि नियम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है। और दीर्घीकरण होने के कारण ई का हो गया ई, छोटी का क्या हो रहा है, बड़ी। दो लाइन छोड़ के आगे लिखो, देखो आगे लिखो, ऊ का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। लिखो, ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ। सबसे पहले तो इसे समझ लो एक बार। प्रभु दयाल, ये सही है प्रभु दयाल, या ये सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला, देखो ध्यान देना। प्रभु ऐसे ही लिखा जाता है, बड़ा ऊ तो नहीं आता, प्रभु ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब आप इसका विघटन करते हो तो क्या होता है, प्र प्लस भू। प्रमाण होता है पहले भू माने पृथ्वी से, और जिसका अस्तित्व किससे पहले हो, पृथ्वी से पहले हो, वो कौन है, प्रभु। एक तो प्रभु और एक गुरु, ये हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। प्रभु हो या गुरु हो, ये हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। आप मुझे ही देख लो, मैं गुरु होते हुए भी छोटा नहीं हूं क्या। तो प्रभु हो या गुरु हो, ये हमेशा कैसे होंगे, छोटे होंगे। जब इसका विघटन करोगे तो क्या होगा, प्र प्लस भू।
अब यहां देखो, जब आप इसको लिखोगे प्रभु दयाल, तो क्या आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा आएगा? नीचे वाला। लेकिन जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? प्रभु प्लस दयाल। छापो इसको, प्रभु प्लस दयाल क्या हो जाएगा? प्रभु दयाल। और सिर्फ प्रभु लिखोगे तो वो कैसा आएगा? छोटा। लिखो इसको, छाप दिया। आगे लिखो, हटा दो इसे। पहला किसके अनुसार था? ह्रस्वीकरण के अनुसार। दूसरा, और आगे लिखो वृद्धिकरण के अनुसार। वृद्धिकरण के अनुसार। और वृद्धिकरण के अनुसार लिखिए, मैंने लिखा प्र प्लस एशक। क्या लिखा? प्र प्लस एशक। प्रारंभ में क्या आ रहा है? ए, और बाद में क्या आ रही है? ए और ए मिलके क्या बनती है? लेकिन यहां क्या बन रहा है? प्रेषक। होनी थी आई, लेकिन सिर्फ ए हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यह अपवाद होगा, नहीं होगा? किसके अनुसार? वृद्धिकरण के अनुसार। लिखो, आगे लिखिए, इसके आगे। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला। और लिखो आगे, प्र प्लस एसिटी। प्र प्लस एसिटी क्या बनेगा? प्रेषिति। प्रेषिति माने होता है प्राप्त करने वाला। प्रेषक भेजने वाला, प्रेषिति प्राप्त करने वाला। और अगर मैं कहूं प्र प्लस एषण, क्या होगा? प्रेषण। क्या होगा? प्रेषण। प्रेषण माने होता है भेजना। प्रेषण माने भेजना, प्रेषक माने भेजने वाला, और प्रेषिति प्राप्त करने वाला। छापो इसको। कुछ और है अपवाद, उनको भी इसी में जोड़ दो, वृद्धिकरण के ही अनुसार है वो भी। ये छाप दिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? होना था आई और हो रहा है ए, तो अपवाद नहीं होगा क्या? आगे लिखो, इसके बाद में बिंब प्लस ओष्ठ। बिंब प्लस ओष्ठ क्या बनेगा? बिंबोष्ठ। लिखो, बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ। मैंने आपको सीमंत और सीमांत लिखा दिए होंगे। एक का अर्थ होता है सिर की मांग और एक का हद, लिखा दिए थे ना? बहुत आते हैं ये पेपर में, उनका ध्यान रखना। लिखो आगे। एक का अर्थ तो होता है हद, सीमांत, और सीम प्लस अंत सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग। बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ का मतलब होता है जो मुख का भारी भाग है, ये क्या कहलाता है? बिंबोष्ठ कहलाता है। जैसे अधरोष्ठ होता है, अधर्मा ने भी होंठ होता है अधरोष्ठ, इसी प्रकार बिंबोष्ठ होता है होठों का जो बाहरी भाग है। आगे लिखो, सुक प्लस ओदन। सुक प्लस ओदन क्या बनेगा? सुकोदन।
आगे लिखो शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन क्या बनेगा? शुद्धोदन। दुग्ध प्लस ओदन क्या बनेगा? दुग्धोदन। दूध को बिलोना, लिखो सुख प्लस ओदन सुकोदन, शुद्ध प्लस ओदन शुद्धोदन, और दुग्ध प्लस ओदन दुग्धोदन। आगे लिखो, छाप दिए ये। आगे लिखो मिष्ट प्लस ओदन क्या बनेगा? मिष्टोदन। मिष्ट प्लस ओदन मिष्टोदन। तो ये क्या थे? कुछ विशेष नियम या अपवाद थे जो पूछ लिए जाते हैं। यहां तक आपका ये हो गया स्वर संधि और उसके अपवाद खत्म, ठीक है ना। अब टॉपिक डाल दो व्यंजन संधि, और पहले ध्यान से समझ लेना व्यंजन संधि को। हटा दो इसे, लिखिए व्यंजन संधि। क्या होता है व्यंजन संधि में? यदि किसी व्यंजन के बाद में क्या आ जाए? स्वर आ जाए, या किसी व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, और या फिर स्वर के बाद में क्या आ जाए? व्यंजन। अथवा व्यंजन के बाद में क्या आ जाए? व्यंजन। यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, या स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद में क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। चार चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, चारों समझा चुका हूं। वो चारों का प्रयोग यहां संधि में होता है, ठीक है ना। यहां होगा और विसर्ग में होगा। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, आप छाप दो ऐसे ही, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन। परिभाषा लिख के इसे समझ लेना, फिर छाप लो इसे। ऐसा नहीं होता इसमें कि व्यंजन के बाद व्यंजन ही आता है। व्यंजन के बाद स्वर भी आ जाता है और स्वर के बाद व्यंजन भी आ जाता है। एक बार इसे छाप कर लिखो इसमें। छाप दिया, लिखो। यदि किसी व्यंजन के बाद, यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, या किसी स्वर के बाद, या किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन आ जाए, अथवा अथवा व्यंजन के बाद, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में,
व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो विकार होता है, जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या लिखा था? व्यंजन प्लस स्वर। मैंने लिखा जगत प्लस ईश। प्रारंभ में क्या आ रहा है? व्यंजन है और उसके बाद में क्या है? स्वर है। तो परिवर्तन किस में होगा? क्या बनेगा? जगदीश। जगत प्लस ईश जगदीश। व्यंजन प्लस स्वर हो गया। अब लिखो आगे स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन। प्रारंभ में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। दोनों के बीच में किसका आगम हो जाएगा? क्या बनेगा? तरोच्छाया। स्वर प्लस व्यंजन हो गया। अब लिखो व्यंजन प्लस व्यंजन। लिखिए व्यंजन प्लस व्यंजन। प्रारंभ में क्या आ रहा है और बाद में भी व्यंजन है। तय का क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा द हो गया और द का हमेशा आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का चौथा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? चौथा। तो इस है का क्या होगा? ध। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? उद्धार। अब इसमें द आधा है या ध? ऊपर वाला हमेशा अधूरा होता है और नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। द आधा है और ध कैसा है? पूरा। तीनों बात आ गई। व्यंजन प्लस स्वर हो गया, स्वर प्लस व्यंजन हो गया और व्यंजन प्लस व्यंजन हो गया। परिवर्तन किसमें हुआ है? व्यंजन में। विकार किसमें हुआ है? व्यंजन में। क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो व्यंजन संधि को पढ़ने के दो नियम हैं। या तो आप ऐसे पढ़ लो नियम 1, नियम 2, नियम 15, नियम 17, नियम 18, नियम 22, या इनको भागों में बांट के पढ़ लो जो बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे जसत्व व्यंजन, चरत्व व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। इनसे ध्यान रहता है कि नियम क्या है। इस तरह से पढ़ाऊं तो किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है? सबसे पहली लिखो जसत्व व्यंजन संधि। पहला नियम है जसत्व व्यंजन संधि। देखो इसका जसत्व नाम क्यों पड़ा? ये जयवर्ण को वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा ही होता है। और यहां वर्ग के पहले कैचा टे तय पे का अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया जसत्व। और अगर तीसरे का पहला हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? चरत्व, क्योंकि चय कौन सा होता है? पहला। देखो एक बार पहले इसको समझो उसके बाद लिखना। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च टे तय पे व्यंजन संधि है तो ये प्रत्येक हलंत नहीं होगा क्या? वर्ग के प्रथम वर्ण कै च टे तय पे के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण आ जाए। कै च टे तय पे के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण। और घोष वर्ण आप सभी अच्छे से जानते हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे है और सभी स्वर।
लेकिन यहां पांचवा वर्ण नहीं आएगा, यहां पांचवा वर्ण छोड़कर आएगा। यहां क्या नहीं आएगा? पांचवा वर्ण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि पांचवा आने पर नियम बदल जाता है। पांचवा वर्ण आने पर नियम बदल जाता है। तो कै चट तै पे के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण। और घोष वर्णों में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आएगा। यहां होते कौन कौन से घोष वर्ण? और सभी स्वर। कौन सा नहीं आएगा यहां? क्योंकि पांचवें पर नियम बदलता है, ये दूसरा नियम हो जाएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चट तै पे के बाद में घोष वर्ण आ जाए पंचम वर्ण को छोड़कर, तो कै चट तै पे का भी अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा। कौन सा हो जाता है? तीसरा। कै का क्या हो जाएगा? चै का क्या हो जाएगा? टै का ड, तै का और पै का बै। एक बार ये छाप दो और इसे फिर समझ लेना। इसे छाप दो ऐसे का ऐसा ही। पांचवें को गोला करके क्रॉस कर देना, ठीक है ना, जिससे ध्यान रहे कि क्यों क्रॉस किया है, क्योंकि ये नहीं आता है इसमें। छाप दिया? छापो। पांचवें का विशेष ध्यान रखना है। जसत्व व्यंजन संधि का पहला नियम लिख देना इसे। जसत्व व्यंजन संधि का कौन सा नियम है? पहला। पहली संधि का पहला नियम। दो नियम होंगे इसके, एक तो ये होगा, एक और होगा दूसरा। तो ये पहला लिख देना और इसमें लिखो, यदि, दो बार बोलूंगा, आप आराम से लिखते रहो। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, तो कोष्टक में लिखना लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, ये कोष्टक में बंद करना है, ठीक है ना। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, तो कोष्टक में बंद कर दिया, आ जाए तो कै चै टै तै पै का, आ जाए तो कै चै टै तै पै का, कै चै टै तै पै हलंत होंगे, कै चै टै तै पै का अपने ही वर्ग का तीसरा, कै चै टै तै पै का अपने ही वर्ग का तीसरा, अर्थात गजर दब हो जाता है। ऐसे क्या देख रहे हो गुस्से में? गजर दबी तो है ये, गजर दब। क्या हुआ?
कै का गय हो रहा है, च का जय हो रहा है, टे का डे, ते का दे, पे का वे, गजरद भी तो लिख रहा है ये। ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? लिखो कैचटे तय का अपने वर्ग का तीसरा अर्थात गजरदब हो जाता है। कै का गे, चे का जय, टे का डे, ते का दे और पे का बे। छाप दो इसको। आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन है क्या? आ गया गजरदब समझ में? आगे चलो लिखो। प्रारंभ में क्या आ रहा है यहां शब्द के अंत में, और बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण। तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? ये आधा है तो ये भी आधा होगा। क्या बनेगा? वागीस। वाक प्लस ईस क्या होगा? वागीस। छापते चलो। क्या कह रहे हो? अर्थ क्या है? वाणी का ईश्वर, ईश माने होता है स्वामी या ईश्वर, ब्रह्मा। बाक प्लस जाल क्या होगा? वाग जाल। क्या होता है वाग जाल? वाणी का जाल। आपने देखा होगा बहुत से लोग मोबाइल पे 4-4, 5-5 घंटे तक लगातार चिपके रहते हैं। वो क्या है? वो वाणी का ही तो जाल है। दूसरी साइड से वाणी ऐसी आ रही है कि जाल बन गया और हटा ही नहीं रहे मोबाइल को। ये वाणी का जाल ही तो है, और क्या है? छाप दो। वाक प्लस जाल, बाग जाल। आगे लिखो वाक प्लस दान क्या बनेगा? वागदान। वाणी का दान। छाप दो। आ रहा है ना समझ में? कै के बाद में घोष वर्ण आ रहा है तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो रहा है? तीसरा। आगे लिखो। ये छाप दिए तीनों। लिखो आगे वाक प्लस हरि। वाक प्लस हरि। कै का क्या हो जाएगा? अपने वर्ग का तीसरा। और है का हमेशा आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का कौन सा हो जाता है? चौथा। जब इसे मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? वाघरी। वाक प्लस हरि, वाघरी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जब विकल्प में दोनों देगा नहीं एक बार तो, और दे भी दे तो आपको ये करना है वाघरी। समझो क्यों हुआ? मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया था, उत प्लस हार। क्या बताया था? उत प्लस हार। तय का क्या हुआ था? और है का इसी वर्ग का चौथा। जब मिला के लिखा क्या बना था? वही सेम नियम तो ये है, नहीं है क्या? वही सेम नियम है। लिखो इसको वाक प्लस हरि क्या बनेगा? वाघरी। लिखो आगे। ये छाप दिया, हटा दो इसे। आगे लिखो सिद्धांत। कौन बोल रहा है? मुझे दिखते ही नहीं। आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? सिद्धांत का देखो। क्या लिखा हुआ है? सिद्धांत। बहुत जगह आपको इसका संधि विच्छेद सिद्ध प्लस अंत लिखा मिलेगा। सिद्ध प्लस अंत, सिद्धांत, जो गलत होता है। दीर्घ संधि नहीं होती, सित प्लस हांत होता है। यहां क्या आ रहा है? क्या बनेगा? यहां क्या आ रहा है? क्या बनेगा? जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा?
आ गया समझ में? आगे आएंगे ये सारे उदाहरण, कोई नहीं छूटेगा। आगे आने दो, अभी यहां तक सब आएंगे, कोई छूटेगा ही नहीं। देखो दय दैक में लिखा हुआ, इसको तय अथवा दय की संधि में सारे आएंगे। देखो आगे ध्यान दो, वाक प्लस हरि क्या बना? वाग हरि। कै के बाद में है वर्ड आ रहा है, तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो गया? तीसरा। और है का आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का चौथा। लिखो आगे, अच प्लस अंत। प्रारंभ में शब्द के अंत में क्या आ रहा है? च। बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण। तो च का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? क्या बनेगा? अजंत। लिखो, अच प्लस अंत अजंत। अर्थ क्या है? आपको नहीं लग रहा पता? अच माने क्या होता है और अंत माने अंतिम। अजंत का मतलब होता है अंतिम सभी स्वर। आगे लिखो ऐसे ही, अच प्लस आदि। अच प्लस आदि, च का क्या हो जाएगा? ज। जब मिला के लिखोगे तो क्या लिखेंगे? आजाद। आजादी मत लिख देना, आजाद। क्या होता है आजाद? प्रारंभिक सभी स्वर, अच माने स्वर, आदि माने प्रारंभिक। ए ई उ और री क्या कहलाते हैं? आजाद। और बाकी सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अजंत। आगे समझ में नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? छाप दो, लिखो इसको। च का क्या हो रहा है? जय हो रहा है। अब देखो ध्यान देना, बोलो। कोई प्रश्न हुआ करे तो हाथ ऐसे खड़ा कर दिया करो, मैं देखता रहता हूं पता नहीं कहां से आवाज आ रही है। तो कोई हुआ करे प्रश्न तो हाथ जरूर कर दिया करो इस तरह से। देखो आगे लिखो, सट प्लस राग। ट के बाद में र आ रहा है, तो ट का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? और ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ड। ड कैसा होगा? आधा। जब ड आधा हो गया और इसमें र जोड़ दिया तो क्या बना? षड्राग। छाप दो। देखो मेरे दोस्त, आपने पहला प्रश्न किया पंचम वर्ण के साथ है भी नहीं आएगा। मैंने पंचम वर्ण के साथ में है लिखाया था, और वो लिखाया था घोष के अनुसार, ठीक है ना? जब आप पढ़ोगे सम प्लस हार संहार, सम प्लस हृत संहृत, वहां आएगा, ठीक है? जब ये चीज वहां आएगी तो मैं आपको इसकी जरूर याद दिलाऊंगा। और दूसरा प्रश्न है आपका कि वृद्धिकरण कौन सा सही होगा? वृद्धि ऐसे लिखते हैं, और जब आप इसमें करण प्रत्यय जोड़ देते हो तो जो छोटी ई है वो बड़ी ई हो जाती है और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है। तो जब करण के साथ जुड़ के वृद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा? बड़ी के वृद्धिकरण। ये करण के कारण छोटी का क्या हो गया है? बड़ी। गणपति जी संतुष्ट हो? आगे समझ में? और जो आप अनुस्वार के बाद में है की बात कर रहे हो वो आने दो, मैं के बाद में है आएगा और वहां आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहां ध्यान दो, ट के बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण है, तो ट का अपने वर्ग का कौन सा होगा? तीसरा। जब मिला के लिखा तो क्या बना? षड्राग। आगे लिखो, षड्राग का मतलब होता है 6 प्रकार के राग। और राग अच्छे से जानते हो, जो हमारी ध्वनि निकलती है जिसे राग कहते हैं। आ गया समझ में?
लिखो आगे, सट प्लस ऋतु। ट के बाद में घोषवर्ण री आ रहा है तो ट का अपने वर्ग का कौन सा होगा? तीसरा। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? षड ऋतु। सट प्लस ऋतु, षड ऋतु। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सट प्लस ऋतु, षड ऋतु। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आगे, सट प्लस राग, षड राग, सट प्लस ऋतु, षड ऋतु। आगे लिखिए, सट प्लस आनन। ट के बाद में घोषवर्ण आ रहा है, ट का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। जब इसे मिला के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? षडानन। आपको पूछना पड़ता है इसलिए मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ बताता चलता हूं, ठीक है ना? सट प्लस ऋतु, षड ऋतु, छह ऋतु। सट प्लस आनंद, षडानंद। छह है आनंद जिसके कार्तिकेय, गणेश का भाई था कार्तिकेय। छह आनंद हैं जिसके। सट प्लस रंग क्या हो जाएगा? षडरंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे कैसे लिख सकते हैं? षडरंग। और ट का क्या बनेगा? ड। आ रहा है समझ में? छाप दो और आगे लिखो। एक दिगंबर पूछ लिया जाता है, वहां जगह हो तो वहां लिख देना, नहीं तो यहां लिख दो। कह के उदाहरण मैंने कम लिखाए थे, थोड़ा सा लिख लो। दिक प्लस अंबर। कै का क्या हो जाएगा? ग। क्या बनेगा? दिगंबर। इसका भी अर्थ बताऊं क्या? दिशाई है वस्त्र जिसकी। दिक माने होता है दिशाएं, अंबर माने होता है वस्त्र। दिगंबर। छापो, दिक प्लस भ्रम। दिक प्लस भ्रम क्या हो जाएगा? दिग्भ्रम। हम कहते नहीं क्या मैं दिशा भूल हो गया? नहीं कहते क्या कई बार कि मैं दिशा भूल हो गया? दिग्भ्रम। दिग्भ्रम का मतलब होता है दिशाएं भूल जाना। जाना होता है इधर और उल्टे चल जाते हैं कई बार। दिग्भ्रम लिखो, छाप दो इसको। कै हो गया, च हो गया, ट हो गया। अब कुछ उदाहरण तय के भी लिख दो, हटा दो इन्हें, आगे लिखो। जगत प्लस अंबा क्या बनेगा? जगदंबा। जगत प्लस अंबा जगदंबा। आगे लिखो, इसके आगे वागीश का अर्थ सरस्वती नहीं हो सकता। वागीश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती। राजेश जी, सरस्वती होता है वागेश्वरी। वाग प्लस ईश्वरी। वागीश और वागीश्वरी में अंतर होता है। वाणी का ईश्वर और वाणी की देवी। वाग देवी बोलते नहीं बोल देते? देखो लिखो, लिख दो इसको, लिखना चाहो तो। वाक प्लस देवी क्या बनेगा इसका?
वाग देवी, वाणी की देवी, सरस्वती नहीं होता क्या? और वाक प्लस ईश, वागीश, वाणी का देवा। अब आ गया समझ में? जो वाणी का ईश्वर है वो होगा वागीश, और जो वाणी की देवी है वो कौन होगी? वाक प्लस ईश्वरी, वागीश्वरी, सरस्वती। आ गया समझ में? छापो। जगत प्लस अम्बा क्या हुआ? जगदम्बा। लिखो आगे। जगत प्लस ईश क्या बनेगा? जगदीश। लिखो आगे। एक बहुत ही पूछा जाता है, पेपर में आता रहता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। देखो समझो, सच्चिदानंद, इसको यहां लिखो तो गोला जरूर कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि ये तय अथवा दय की संधि होती है, उसके नियम में माना जाता है, समझना इसको। सत प्लस चित प्लस आनंद। यहां तय आ रहा है, बाद में चय आ रहा है, तो तय अथवा दय की संधि के अनुसार इसका तो हो जाता है चय, इसका क्या हो जाता है? चय। ये आप जब तय अथवा दय की संधि पढ़ोगे तो ये वहां समझ में आएगा। तय का तो क्या हो गया? चय। आगे देखो यहां क्या आ रहा है? तय आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण है, तो इस तय का क्या हो जाएगा? दय। अब जब तय का चय हो गया तो यहाँ चय आधा आ गया, और यहाँ तय का क्या बन गया? दय, लेकिन दय आधा बनता है, और आ के मिलने से कैसा हो गया? पूरा हो गया। क्या बना? सच्चिदानंद। इसमें दोनों संधि का उदाहरण, तय अथवा दय की संधि और जसत्व व्यंजन संधि, दोनों का उदाहरण है। एक ही शब्द में तीन तीन संधि हो जाती है, एक ही शब्द में तीन तीन संधियां हो जाती हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि तीन संधि हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो सारी चीज मैं आपको पहले यही बताऊंगा, ठीक है ना? जो समस्या ही नहीं आएगी, क्यों हुई, कैसे हुई, और कौन सी संधि उसमें होगी। जैसे एक शब्द होता है रामायण, और रामायण शब्द में कितनी संधि है? तीन। दीर्घ संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि। लिखाया था क्या मैंने? लिखाया है आपको कि रामायण शब्द में तीन संधि होती है? नहीं लिखाया? कोई बात नहीं, व्यंजन संधि में आएगा अभी, ये वहां नोट कराऊंगा। और इसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं दीर्घ संधि, तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो आगे लिखो। क्या कह रहे हो? सच्चिदानंद का सत्य प्लस सत्य प्लस लिख के दिया करो, पर्ची दिया करो, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लास है। देखो आगे समझो, पर्ची बना के दे दो। जगत प्लस गुरु, प्रारंभ में क्या आ रहा है और बाद में घोषवर्ण है, तो इस तय का क्या हो जाएगा और दय कैसा होगा? जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? जगत गुरु। जगत गुरु लिखो इसको। लिखो जगत प्लस गुरु। कै के बाद में घोष बनाया तो कै का क्या हो गया? अपने वर्ग का तीसरा, और क्या बना? जगत गुरु। लिखो आगे। भगवत प्लस गीता, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये कंफ्यूजन वाले तय और दय की, तो इनको ध्यान से समझ लेना। भगवत प्लस गीता
क्या बनेगा? भगवत गीता। भगवत भगवत द आएगा, द भगवत गीता। थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना इनको, ये बहुत पूछे जाते हैं सिर्फ तय और दय की कंफ्यूजन की वजह। जब इसको लिखेंगे भगवत प्लस गीता, तय के बाद में घोष वर्ण आ रहा है तो तय का क्या हो जाएगा? द। लिखो आगे, भगवत प्लस भक्ति क्या बनेगा? भगवत भक्ति। भगवत प्लस भक्ति क्या बना? भगवत भक्ति। क्यों बना समझ में आ रहा है? लिखो आगे, हटा दूं इसे, छाप दिया, आगे लिखो। अप प्लस जय, प्रारंभ में क्या आ रहा है? पे, बाद में क्या आ रहा है? ज। पे का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? और पे वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? जब पे आधा है तो बे भी आधा बनेगा। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? अब्ज। अप माने होता है पानी में, जा माने जन्म लेने वाला, और पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। यदि पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दे तो कमल, द जोड़ दे तो समुद्र बादल, और धी जोड़ दे तो समुद्र। लिखो आगे, अप प्लस द, पे का क्या हो जाएगा? ब। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? अब्द। अब्ज माने क्या होता है? कमल, और अब्द माने बादल। छाप दो। पहला नियम समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कै चटे तय पे के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण। तो कै चटे तय पे का अपनी वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? समझ में आ गया? इसका दूसरा नियम लिखो अब। और दूसरा नियम क्या है? कै चे टे तय और पे, इनके बाद में क्या आ जाए? पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण भी मुख्य रूप से मैं और न ही से शब्द बनते हैं। कै चे टे तय पे के बाद में क्या आ जाए? पंचम वर्ण या पांचवा वर्ण। तो कै चे टे तय पे का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? पांचवा ही। कवर का पांचवा क्या होता है? अंग। च का पांचवा होती है या। तय वर्ग का अणे, तय वर्ग का न, और पे वर्ग का मैं। कै चटे तय पे के बाद में क्या आ जाए? अपने वर्ग कौन सा आ जाए? पंचम वर्ण। तो कै चटे तय पे का भी क्या हो जाता है? अपने वर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाता है। और पंचम वर्णों में भी मुख्य रूप से शब्द किनसे बनते हैं? मैं और न से। बाकी के तीनों वर्णों से बनते हैं क्या? नहीं बनते। तो मुख्य रूप से आएंगे कौन से? मैं और न। छाप दो इसमें। छाप दिया, लिखो इसमें, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च टे तय पे के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च टे तय पे के बाद
कोई पंचम वर्ण आ जाए तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क छ ट त प के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो क छ ट त प का क छ ट त प का अपने ही वर्ग का पांचवा क छ ट त प का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखो सच्चिदानंद का सच्चित प्लस आनंद भी हो सकता है, लेकिन जब इसका विघटन करोगे पूर्ण रूप से तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद होता है। कोई दिक्कत नहीं होती इससे, सच्चित प्लस आनंद भी वही वर्त का बोध कराता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं प्राक ऐतिहासिक, प्राक प्लस इतिहास प्लस एक भी लिख सकते हैं और प्राक प्लस ऐतिहासिक भी नहीं लिख सकते क्या? वही एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। लिखो आगे, ये छाप दिए, लिख दिया। लिखो अब उदाहरण, जैसे प्राक प्लस मुख, प्राक प्लस मुख, कै के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? जब मिला के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? प्रांग मुख। प्रांग मुख क्या होता है? प्रांग मुख, प्राक माने होता है पहले, मुख माने होता है मुख से, अर्थात मुख खुलने से पहले। आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है इतिहास और एक आप पढ़ते हो प्राक ऐतिहासिक काल, होता है नहीं होता? प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास से पहले का काल, समय। और इतिहास क्या है? जिसके लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं वही तो इतिहास होता है। जिसके लिखित साक्ष्य है वो इतिहास है, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है वो क्या है? इतिहास से पहला, पुराना समय। तो प्रांग मुख का मतलब होता है प्राचीन या पहला। मुख माने होता है मुख, मुख खुलने से पहले। लिखो आगे, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। प्रारंभ में क्या आ रहा है? कै, बाद में मैं है, कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? क्या लिखेंगे? वांग में। क्या बनेगा? वांग में। वांग में का मतलब होता है वाणी से युक्त या वाणी सहित, उच्चारण सहित, वाणी युक्त। वाक माने वाणी, में माने होता है युक्त, वांग में वाणी युक्त। आगे लिखो, दिक प्लस नाग। एक ही शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते क्या? तो आप बिल्कुल भी घबराया मत करो, भ्रम में मत पड़ा करो। दिक प्लस नाग, कै का क्या बनेगा? अंग। जब मिला के लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? दिंगनाग। दिंगनाग, वही दिक माने दिशाओं में, नाग माने होता है फैला हुआ, दिशाओं में फैला हुआ, सभी दिशाओं में फैला हुआ। तो कै के बाद में मैं आया तो कै का क्या हो गया? अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया। लिखो और आगे, लिख दिया। च वाला जो पंचम वर्ण होता है उससे कोई भी शब्द नहीं बनेगा। च वाला जो वर्ण होता है उससे यहां कोई भी वर्ण नहीं बनता। 2-3 लाइन छोड़ के आगे लिखना, सट प्लस मास। क्या बनेगा? ट का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? पांचवा। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? षणमास। सट प्लस मास क्या हुआ? षणमास। 6 महीने।
और आगे लिखो सट प्लस मासिक। टय के बाद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, तो इस टय का क्या होगा, अणे। अणे भी कैसा होगा, आधा। जब इसे मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा, षाण्मासिक बनेगा, षण्मासिक नहीं होगा। क्या पीछे एक प्रत्यय नहीं आ रहा, एक के कारण एक का नहीं होगा क्या, तो षट प्लस मासिक क्या होगा, षाण्मासिक। षट प्लस मास तो षण्मास हो गया, लेकिन षट प्लस मासिक क्या होगा, षाण्मासिक। ये बात बताने की जरूरत है क्या कि यह का क्यों हुआ है, एक प्रत्यय के कारण। षाण्मासिक का मतलब होता है 6 महीने का, षण्मास का मतलब होता है 6ठा महीना, षाण्मासिक का मतलब होता है 6 महीने का। लिखो आगे, षट प्लस मूर्ति, क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका, षण्मूर्ति। लिखो, षट प्लस मूर्ति, षण्मूर्ति। षण्मूर्ति का मतलब 6 मूर्तियां, जैसे 5 मूर्ति किसे कहते हैं, हनुमान जी को, ऐसे ही षण्मूर्ति, षडानन कार्तिकेय को कहते नहीं कहते। लिखो आगे, तय का लिख दो, जगत प्लस नारी क्या होगा, जगन नारी। जगत प्लस माता क्या हो जाएगा, जगन माता। तय के बाद में मैं आ रहा है, तो तय का अपने ही वर्ग का 5वां हो रहा है, नहीं हो रहा, छापो, जगत प्लस माता, जगन माता। लिखो आगे, उत प्लस मुख क्या होगा, उन्मुख। लिखो, उत प्लस मुख, उन्मुख। अब महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपको बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, यहां तक लिख दिए। अब कुछ उदाहरण जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। एक उदाहरण है मृण में, एक है मृण मूर्ति, एक है पन्नग। इन्हें बहुत ध्यान से समझना है और ध्यान रखना, इनसे प्रश्न बहुत आ जाता है पेपर में। कई बार अधिकतर वो प्रश्न आते हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर रखी है, जिन्होंने किताबों में कुछ लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, ये सबसे ज्यादा आते हैं। तो वो समस्या यहीं खत्म हो जानी चाहिए इसी बोर्ड पर, ना तो परीक्षा तक पहुंचनी चाहिए और ना आपके घर तक पहुंचनी चाहिए, यही क्लासरूम में ही खत्म होनी चाहिए। क्यों घर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है घर से लेके आप परीक्षा भी लेके जाओगे इसे, तो यहीं खत्म करके जानिए। देखो मृण में मृण मूर्ति और पन्नग, देखो ध्यान देना। मृद प्लस में क्या होगा, मृण में। मृद प्लस मूर्ति क्या बनेगा, मृण मूर्ति। और पद प्लस नग क्या बनेगा, पन्नग। हर जगह आपको तय आ रहा था, लेकिन यहां क्या आ रहा है, दय आ रहा है। इनको विशेष महत्वपूर्ण करके और ध्यान से समझ के लिख देना।
किताबों में आपको मृण में का मृत प्लस में लिखा मिलेगा, मृण मूर्ति का मृत प्लस मूर्ति लिखा मिलेगा, और पन्नग का पत प्लस नग लिखा मिलेगा। लेकिन आपको नहीं रखना, वो आपको याद रखना है मृद। मृद माने होता है मिट्टी, मृद माने मृदा होती है नहीं मृदा, और मृदा से बना है मृद, और मृद में मतलब होता है मिट्टी से युक्त। छोटा बच्चा जब मिट्टी से खेल रहा होता है और वो जब पूरा मिट्टी का हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मृण में। आपने मूर्तियां देखी होंगी, मूर्ति किसकी होती है? मिट्टी की नहीं होती क्या? मृद प्लस मूर्ति, मूर्ति किसकी है? मिट्टी की। और पन्नग, पद माने क्या होता है? पैर, नग माने होता है रहित, और पैरों से रहित कौन होता है? सांप। सांप को क्या कहते हैं? पन्नग नहीं कहते क्या? पन्नग का मतलब सांप ही तो होता है, और सांप के पैर होते हैं क्या? नहीं होते। ना तो सांप के पैर होते हैं और ना ही कान होते हैं, इसलिए उसे चक्षु श्रुवा नहीं कहते क्या? चक्षु श्रुवा। जो किससे सुनता है? चक्षुओं से ही, जिसके कान नहीं होते। जब आप ये कहा मैंने आपसे कि चक्षु श्रुवा, तो आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि जब उसके कान नहीं है तो फिर वो जो बीन वाला सपेरा होता है वो बीन क्यों बजाता है? ये भी तो बात सोचने की है या नहीं है? कि जब उसके सांप के कान ही नहीं है तो जब आपके घर में सांप घुस जाता है तो आप सपेरा को बुलाते हो, और सपेरा आके क्या करता है? सबसे पहले बीन बजाता है, और बीन बजाने से सांप निकल के आता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो तुम्हें मूर्ख बना देता है। मूर्ख कैसे बना देता है? क्योंकि सांप अपने ही बिल में ज्यादा समय तक रुक सकता है, किसी दूसरे की जगह पे ज्यादा समय ठहर सकता है क्या? नहीं ठहरता। जाहिर सी बात है कि वो जब तक बीन बजाता ही रहेगा जब तक सांप खुद निकल के नहीं आएगा। और वो सांप जब बीन बजाता है तो आप देखते होंगे, आप कहते हो कि बीन के बजाने से सांप नाचता है। नाचता है? वो सांप बीन के बजाने से नहीं नाचता। जब बीन बजती है तो आपने देखा होगा वो बीन को बजाते बजाते खुद भी ऐसे नहीं नाचता रहता क्या? जब वो खुद ऐसे नाचता है तो बीन इधर उधर नहीं घूमती क्या? और जब वो घूम रही है इधर उधर तो वो सांप भी उसी की तरह ऐसे नहीं घूमता क्या? वो आवाज से नहीं घूमता, बीन के आगे पर जो आगे की नोक होती है उसको देखकर ऐसे घूमता रहता है, फुस करता है। समझ में आ गया? उसके कान नहीं होते, उसके पैर नहीं होते, और वो किससे चलता है? बीन के इशारे से। आ गया ना समझ में? तो पन्नग, इन तीनों को विशेष ध्यान से समझ के इंपॉर्टेंट करके लिख देना, इसमें तय नहीं तय आएगा है। क्योंकि मृत नहीं होता, मृद होता है। मृद होता है मृद, मृद माने होता है मिट्टी, और मृत का मतलब होता है मरा हुआ। और बहुत से लोग ये कह के टाल देते हैं इस बात को कि मृद का मृत बन जाता है, मिट्टी को भी तो मरा हुआ कहते हैं इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, मृत नहीं होता, मृद ही होता है। पत नहीं होता, पद ही होता है। ये बात विशेष ध्यान रखने की है, और ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं। आ गया समझ में? नहीं आ गया? लिखो आगे। कै च से बनता नहीं, तय हो गया, तय हो गया। आगे लिखो पै। उप प्लस मैं। पै के बाद में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, तो पै का भी अपने वर्ग का पांचवा कौन सा होगा? मैं। क्या बनेगा? मैं। आगे लिखो अप प्लस में क्या बनेगा? अप प्लस में अम्मे। उप प्लस में क्या हो गया? उम्मे। और अप प्लस में क्या बना था? देखो समझना इसको। उप में, उम्मे, उम्मे का मतलब होता है पास में स्थित। उम्मे का मतलब क्या होता है? उप माने होता है पास, सहायक या नीचे।
और अप प्लस में अम्मे, अम्मे का मतलब होता है उसी के जैसा या पानी युक्त। और जब कोई चीज आप पानी में मिलाते हो तो वह भी पानी का जैसा ही रूप धारण नहीं कर लेती क्या? अम्मे में मान होता है युक्त, अम्मे मतलब होता है पानी युक्त या उसी के जैसा, और उम्मे मतलब होता है पास में स्थित। प्रत्येक का अर्थ निकलता है, नहीं निकल रहा, और विघटन के अनुसार ही नहीं निकल रहा क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई चीज कठिन लगे आप उसके खंडन कर लो, और खंडन ही अपने आप क्या दे देता है? अर्थ। अब कई बार आप यूं कहते हो, जैसे मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था वो सेना वाला, चमूर्जा। अब एक ही शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते क्या? बहुत सारे अर्थ होते हैं। इस वजह से आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बाकी आपको अर्थ जो निकलेगा वो सही और उसी के अनुसार निकलेगा। आ गया समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्या? बोलो। इन्नर, किन्नर, देखो किम प्लस नर, क्यों? मैं के बाद में मैं या न आ जाए तो मैं का आगे आने वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। देखो सम प्लस मोहन, सम्मोहन हो गया। यही सेम बता देता हूं, सम प्लस निकट क्या हो गया? हुआ नहीं हुआ? ये नियम लगेगा यहां, ये आगे आएगा अभी। मैं के बाद में कैसे लेकर वह तक का पढ़ाता हूं, किताबों में लिखा रहता है, ये आगे आएगा सब। आगे समझ में? लिखो आगे। ये लिख दिया आपका दूसरा, जसत्व व्यंजन संधि के दोनों नियमों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोनों समझ में आ गए? लिखो आगे दूसरा नियम। तीसरा नहीं, दूसरा। पहला जसत्व व्यंजन संधि था, पहला नियम, उसके दो भेद थे। अब ये दूसरा नियम है चरत्व व्यंजन संधि। चरत्व व्यंजन संधि। और चरत्व व्यंजन संधि में क्या होता है? देखो, अगर आपको वो जो पहला नियम लिखा था जसत्व व्यंजन संधि का, अगर कठिन लग रहा हो तो वहां पे एक चीज लिख दो बस, वहीं साथ में पहला प्लस घोष पहले का तीसरा। और सरल लगेगा, पहला प्लस घोष पहले का तीसरा। हो गया? ये पहला नियम जो लिखा था ना जसत्व में, उसके लिए है ये। और दोनों ही कर दो तो इसमें। अब ये चरत्व व्यंजन संधि उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। वहां पहले के बाद में घोष आ रहा था तो पहले का क्या हो रहा था? तीसरा। यहां क्या होगा? तीसरा के बाद में अघोष आएगा तो तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है ना? लिखो द के बाद में क्या आ जाए? अघोष वर्ण। और अघोष वर्णों में भी मुख्य रूप से जो वर्ण आते हैं वो आते हैं 7। कौन कौन से 7 वर्ण आते हैं? क, ख, त, थ, प, फ और स। द के बाद में क्या आ जाए? क, ख, त, थ, प, फ, स। और इसका बहुत ही अच्छा और सरल तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं। काका तथा पापा के साथ कौन आते हैं? दादाजी। और बाकी सबके साथ कौन आएंगे? ताऊ जी। ये ध्यान रखोगे? तो यहां दादाजी आ रहे नहीं आ रहे?
और दादाजी किसके साथ आते हैं? काका तथा पापा के साथ। और दादाजी शहीद हो जाएंगे तो उनकी जगह कौन ले लेंगे? ताऊ जी। और इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा प्लस अघोष तीसरे का पहला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? छाप दो और लिखो आगे। छाप दिया, लिखो। यदि दै के बाद, यदि दै के बाद कोई अघोष वर्ण, यदि दै के बाद कोई अघोष वर्ण अर्थात कैख है, अर्थात कैख है, तैथ है, पैफ है और दंत से, कैख है, तैथ है, पैफ है, से, यदि दै के बाद कोई अघोष वर्ण आ जाए तो, इनको भले कोष्टक में बंद कर देना, आ जाए तो दै का तय हो जाता है। दै का क्या होगा? तय होगा। और तय भी कैसा होगा? क्योंकि ये खुद कैसा है? हलंत। अब देखो यहां पर जो वर्ण नहीं आ रहे, अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों से, यही तो आते हैं। जो इनको छोड़कर जो यहां नहीं आ रहे, बाकी के सभी कहां आएंगे? तय अथवा दै की संधि में। जो यहां नहीं आ रहे वो बाकी सब कहां आएंगे? तय अथवा दै की संधि में। जैसे आप लिखते हो उज्ज्वल, लिखते हो नहीं लिखते? आप लिखते हो उच्चारण, उत प्लस चारण, उच्चारण, आएगा नहीं आएगा? तो बाकी सब वहां आएंगे तय अथवा दै की संधि में। तो यहां देखो मैंने लिखा उद प्लस कंठा। दै के बाद में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो दै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। क्या लिखोगे? उत्कंठा। उद प्लस कंठा क्या हो गया? उत्कंठा। क्या आ रहा है? तो दै तो आएगा। आगे लिखो उद प्लस कोच। दै का क्या हो जाएगा? तय। जब मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा? उत्कोच। उद प्लस कोच, उत्कोच। उत्कोच माने होता है रिश्वत। उद माने ऊपर का, कोच माने कोर्चा, ऊपर की जो कमाई है वो क्या होती है? रिश्वत। छाप दो, लिखो आगे। उत्कंठा किसी को, उत्कंठा का मतलब होता है, उद्मान ऊपर की, कंठा मान होता है चाहना। कहते नहीं क्या मुझे इसको लेने की बहुत उत्कंठा हो रही है। उत्कंठा का मतलब होता है बहुत ज्यादा चाहना होना। लिखो आगे। अब ध्यान से समझना। विपद प्लस काल क्या बनेगा? विपत काल। विपद प्लस काल क्या होगा? विपत काल। लिखो शरद प्लस काल क्या बनेगा?
शरत काल। लिखो। आ रहा है समझ में? लिखो आगे। उद प्लस खनन, द के बाद में क्या आ रहा है? ख आ रहा है, तो द का क्या बनेगा? तय। क्या लिखेंगे? उत्खनन। उद प्लस खनन क्या हो जाएगा? उत्खनन। लिखो आ रहा आगे। उत्तर क्या होगा इसका विघटन? उद धनतर। द के बाद में तय आ रहा है, क्या हो जाएगा? तय होगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उत्तर। लिखो आगे। उद प्लस थान क्या होगा? उद प्लस थान। स्थान, तत्सम में स्थान होता है, तद्भव में थान हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। अगर गलती से है, कुछ गलतियां हैं, उनको सही करना है, वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। मेरे पास में पूरी डिटेल आ गई, मैंने कर दी वो सही, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगी। देखो, उद प्लस थान मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी है, याद हो तो। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में अधूरा दंत से या अधूरा तालव्य से आ रहा हो तो वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। और तद्भव होने पर उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो स्थान तत्सम नहीं है क्या? और तद्भव होने पर इसका क्या शेष रहेगा? जैसे स्थान का थान, स्थल का थल, स्थिति का थिति। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अधिकतर जो दूसरा ये वाला स है, इसका अधिकांशतः क्या बन जाता है? ससुर का ससुर नहीं होता क्या? ठीक है ना? जैसे श्रेष्ठी का सेठ हो जाता है, तो इसका थान होगा, स्थान नहीं होगा। तत्सम में स्थान होगा, तद्भव में इसका थान बचता है। और द के बाद में थ आ रहा है, इसलिए द का क्या हो गया? मिला के लिखा तो तय हो गया। आ गया समझ में? लिखो आगे। क्या? उल्लंघन यहां नहीं, वहां आएगा। उल्लंघन, उल्लेख, उल्लास, उल्लिखित, विपत्काल, वो सब वहां आएंगे तय अथवा द की संधि में। यहां पर सिर्फ कौन कौन से आएंगे? कैख, तैथ, पैफ, से। अगर तय अथवा द के बाद में ल वर्ण आ जाए तो तय अथवा द का भी ल बन जाता है। वो वहां आएंगे सारे, अभी थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा उनको भी। कै हो गया, ख हो गया, तय हो गया, थ हो गया। आगे लिखो उत्पन्न। लिखिए। उद प्लस पन्न, द का क्या हो जाएगा? तय। जब मिला के लिखोगे तो क्या होगा? उत्पन्न। उद माने होता है ऊपर से, पन माने होता है प्राप्त किया हुआ, और ऊपर से प्राप्त किया हुआ मतलब होता है उत्पन्न। छापो इसको। लिख दिया? लिखो और आगे। उत्साह, क्या होगा इसका? उद प्लस साह। द के बाद में से आ रहा है तो द का क्या हो जाएगा? साह। लिखो। कै हो गया, कैख है, तैथ है, पैफ है और से।
फै वाला बनता नहीं है, इसलिए फै का कोई उदाहरण इसमें आया नहीं है। ठीक है ना। आगे लिखो, चरत्व व्यंजन संधि में कोई समस्या तो नहीं है। अब चरत्व के बाद में लिखो तीसरी अनुनासिक व्यंजन संधि। तीसरी है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि। और अनुनासिक व्यंजन संधि के नियम होते हैं 3। देखो किताबों में 2 होते हैं, लेकिन मैं पढ़ाता हूं 3। और 3 क्यों पढ़ाता हूं वो आपको अभी पता लगेगा। पहले लिखो पहला, और पहला नियम है अनुनासिक होते हैं पंचम वर्ण, और पंचम वर्णों में मुख्य रूप से आएगा यहां मैं के बाद में क्या आ जाए, कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए। मैं होते हैं लेकिन मैं पढ़ाता हूं भय तक, और क्यों पढ़ाता हूं वो आपको अभी पता लगेगा। पहले लिखो मैं के बाद में क्या आ जाए, कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए, तो इस मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार अथवा पांचवा वर्ण। इसे ध्यान से समझना। मैं के बाद में क्या आ जाए, कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए, तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार अथवा पांचवा वर्ण। दोनों ही मान्य होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुस्वार ही होगा और पंचम वर्ण गलत मान लिया जाएगा। जैसे अभी मुझसे किसी ने पूछा था ना, एक प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न था वो, संपूर्ण को संपूर्ण भी लिख सकते हैं क्या। अब आएगा वो संपूर्ण। देखो प्रारंभ में क्या जाए मैं, और बाद में क्या जाए कैसे लेके भय तक का वर्ण, तो इस में का क्या होगा, अनुस्वार और पांचवा वर्ण। अब पंचम वर्ण किसका बनेगा, पंचम वर्ण किसका बनेगा, और अनुस्वार भी किसका बनेगा, अनुस्वार भी मैं का बनेगा, पंचम वर्ण भी मैं का बनेगा। लेकिन बनेगा किसके वर्ग का, आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का बनेगा पंचम वर्ण। देखो एक उदाहरण समझ लो, लिखना नहीं है पहले। जैसे मैंने लिखा सम प्लस कर, मैं के बाद में क्या आ रहा है, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो क्या लिख दिया, मैं का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण। लेकिन किसके वर्ग का, आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का। और का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंग। क्या होता है, अंग। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, और क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कोई कंफ्यूजन है। नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला अधूरा होता है। तीनों ही रूप शुद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि पहला शुद्ध है, दूसरा कम शुद्ध है और तीसरा उससे कम शुद्ध है। तीनों ही 100% शुद्ध है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले लिखो, ये उदाहरण मत लिखना, पहले से लिखो अनुनासिक व्यंजन संधि का पहला नियम। और पहला नियम क्या है, मैं प्लस कैसे भय तक, मैं का अनुस्वार अथवा पांचवा वर्ण। इसे छापो। मेरे दोस्त इतना आगे मत जाओ, धैर्य रखो। मुझे पता है कि मैं का पंचम वर्ण नहीं बनता, वहां अनुस्वार बनता है और दंत से का आगम हो जाता है। और वो शब्द होते हैं 6, कृत, कृति, कर्ता, करण, कार और कार्य। तो वो धैर्य रखो, वो मैं बताऊंगा, अपवाद है वो। छाप दो, लिखो इसमें मैं प्लस कैसे भय तक, मैं का क्या होगा, अनुस्वार अथवा पांचवा वर्ण। लिखो इसमें, यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद कैसे लेकर, यदि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए, तो यदि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए, तो
मैं का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। यदि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का कोई वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। मैं का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। अब लिखो आगे, पंचम वर्ण बनता तो मैं का ही है। पंचम वर्ण बनता तो मैं का ही है, लेकिन आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का बनता है। पंचम वर्ण बनता किसका है? मैं का ही, लेकिन किसके वर्ग का? आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का बनता है। समझ में आ गया? लिखो, जैसे छाप दो, सम प्लस कर संकर, लिखा हुआ है बोर्ड पे। लिखो जैसे सम प्लस कर संकर, तीनों ही सही है, तीनों को छाप देना। मैं के बाद में कै आया तो मैं का अनुस्वार हो गया और पंचम वर्ण भी बनेगा, लेकिन किसके वर्ग का? क वर्ग का। और कै वर्ग का पांचवा क्या होता है? अंग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिखो आगे, आगे लिखो इसके बाद में सम प्लस कर क्या बनेगा? संकर। ये संकर जो आपने लिखा है इसका अर्थ होता है मिश्रण। जब दो अलग अलग प्रकृति की चीजें मिला दी जाएं और वो एक हो जाए, वो क्या होता है? संकर, मिश्रण। और ये कौन सा संकर होता है? भगवान शिव। इसको शंकर ऐसे लिख सकते हैं, इसको शंकर ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को कैसे लिख सकते हैं? प्राचीन रूप यही था शंकर का, सम प्लस कर शंकर। आ रहा है समझ में? आगे छापो, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार क्या बनेगा? अलंकार। ऐसे लिख सकते हैं अलंकार, और कैसे लिख सकते हैं अलंकार? ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? अलंकार। छाप दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? आ रहा है ना समझ में? लिखो आगे, अलम प्लस कार लिख दिया। आगे लिखो भयम प्लस कर, भयम प्लस कर क्या बनेगा? क्या लिखेंगे? भयंकर। ऐसे भी लिख सकते हैं भयंकर, और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, और भयंकर कैसे लिख सकते हो? आपने देखा होगा कभी जाते जाते रोड पे रास्ते में लिखा रहता है कई बार, भयंकर ठंडी बियर, नहीं लिखा रहता क्या? अब मुझे ये समझ में नहीं आता उसमें भयंकर ऐसा क्या होता है। देखा है नहीं देखा? बहुत लिखा रहता है, मैं कई बार देखता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है इस भयंकर को देख के। कैसा क्या है उसमें भयंकर? लिखो आगे, लिखो
सम प्लस ख्या। मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या चीज बना ली, अपने लिए जहर खुद ही तैयार कर लिए। सम प्लस ख्या, मैं के बाद में ख आ रहा है तो मैं का क्या होगा, अनुस्वार, तो क्या लिखा, संख्या, और लिख सकते हैं संख्या। छापो, छाप दिया। लिखना मत, एक उदाहरण समझना। सम प्लस क्षिप्त, ये 6 आ सकता है क्या, इसमें आ सकता है क्या, आ जाएगा, क्योंकि अंतिम व्यंजन है होता है, और ये किस में आएगा, क वर्ग में। तो इसको ये मत सोचना कि ये तो क्षेत्र ज्ञान है, इसमें नहीं आएंगी, इसी में आएंगी। कैसे, बह के बीच में। तो इसका क्या लिखोगे, संक्षिप्त। और संक्षिप्त। अब बताइए इसमें पंचम वर्ण कौन से वर्ग का बनेगा, क वर्ग में ही तो आता है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सही लिखा है क्या मैंने, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा। कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला। अधूरे वर्ण से बाद में, अधूरे वर्ण के बाद में अगर कोई पूरा वर्ण आ रहा है और अगर आप पर सिरोरेखा के ऊपर से मात्रा लगा रहे हो तो वो अधूरा वर्ण हमेशा बीच में आता है, उस मात्रा के बाद आता है। ध्यान रखना इस बात का। कई किताबों में मैंने संक्षिप्त इस तरह से पढ़ा है जो गलत होता है। संक्षिप्त ऐसे लिखा जाएगा, अधूरा वर्ण हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। छाप दो। सम प्लस शेप, चाय ले जाओ क्लास में, पीता ही नहीं मैं चाय क्लास में, ले जाओ वापस। सम प्लस शेप क्या बनेगा, संक्षेप, या इसे कैसे लिख सकते हैं, क्या बनेगा, संक्षेप। छाप दो। क्या हुआ, आ रहा है समझ में। सम प्लस शेप, संक्षेप। आगे लिखो, हटा दो इसे, छाप दिया सभी ने, लिखो आगे। सम प्लस गम, क्या बनेगा, संगम। और कैसे लिख सकते हो इसी को, और या ऐसे भी लिख सकते हैं, संगम। छाप दो। सम प्लस घटन, क्या बनेगा, और कैसे लिख सकते हैं इसे, संगठन या संगठन। लिखो आगे, क्या, टय, गठन नहीं होता, वो गठन अलग है, घटन अलग है। घटन मतलब घटना, घटित होना, ठय नहीं होता, गठन में आता है ठय, गठन। सम प्लस 4 क्या बनेगा, संचार। और क्या बनाओगे,
सही है संचार। ये आएगा क्या? कौन सा आएगा? च वर्ग का पंचम वर्ण, और च वर्ण का पंचम वर्ण होती है यहां, क्या बनेगा? संचार। सम प्लस चार संचार। लिखो। एक उदाहरण पिछले उदाहरणों में जोड़ देना, बहुत बार पूछा जाता है। गम प्लस गा, मैं के बाद में गया आ रहा है तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। क्या बनेगा? गंगा। और इसका पंचम वर्ण बनाएंगे तो क्या बनेगा? गंगा। और इसी को कैसे लिख सकते हैं? गंगा। आ रहा है समझ में? गम गा, गम का क्या करने वाली? गमन करने वाली, समाप्त करने वाली, दुखों का नाश करने वाली गंगा। लिखो आगे। यहां तक छाप दिया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिखो आगे। सम प्लस जीवनी, सम प्लस जीवनी, सम प्लस जीवनी क्या होगा? अनुस्वार भी हो जाएगा तो संजीवनी। और इसका पंचम वर्ण बनाएंगे तो किसका बनेगा? संजीवनी। लिखो आगे। सम प्लस ज्ञान, क्या बनेगा? अनुस्वार बनाया तो लिखा संज्ञान। पंचम वर्ण बनेगा तो किसका बनेगा? क्या लिखेंगे? संज्ञान। अर्थ सभी जानते होंगे। संज्ञान का मतलब क्या होता है? कहते नहीं मेरे संज्ञान में लाओ, मेरे ध्यान में लाओ, मुझे बताओ। कहते हैं ना कि मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा, मतलब ध्यान। आगे लिखो। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे लिखो इसके बाद में सम प्लस तुष्ट, क्या होगा? संतुष्ट। और कैसे लिखेंगे? तवर का पांचवा क्या होता है? लिखो। तवर्ग नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना? टेट है, डेड है। आगे लिखो। सम प्लस तोष, क्या बनेगा? अनुस्वार से लिखेंगे तो संतोष हो जाएगा, और पंचम वर्ण से लिखेंगे तो संतोष हो जाएगा। तवर का पांचवा नहीं तो होता है। लिखो। छाप दिया? लिखो आगे। सम प्लस देह, क्या बनेगा? संदेह। और पंचम वर्ण बनेगा तो कौन सा बनेगा? क्या लिखेंगे? संदेह। सम प्लस देह, संदेह। सम प्लस, लिखो आगे, तैथ हो गया, द हो गया। सम प्लस धारण, क्या बनेगा? संधारण। और इसे कैसे लिख सकते हैं? संधारण। लिखो। तवर्ग के बाद में लिख दो पवर्ग। सम प्लस पूर्ण,
क्या होगा? संपूर्ण। और क्या होगा? पावर का पांचवा क्या होता है? मैं। संपूर्ण। एक और उदाहरण लिख दो, बहुत है उदाहरण, कम तो नहीं है। सम प्लस भव क्या बनेगा? संभव। सम प्लस भव संभव, और संभव ऐसे भी लिख सकते हो, सम प्लस भव संभव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? समझ में आ गया? अब लिखो आगे। देखो दो चीजें, सबसे पहला प्रश्न है पतंजलि, तो ये अपवाद होता है, इसमें नहीं आता। पतत प्लस अंजलि होता है, ये होता है व्यंजन संधि के जो विशिष्ट नियम आएंगे। जैसे आप पढ़ोगे पितृहंता, पितृन प्लस हंता, युवराज युवन प्लस राज, पतंजलि पतत प्लस अंजलि, ये इसमें आएगा। दूसरा है, आप कह रहे हो कि जो इनके ऊपर संक्षिप्त लिखा है और इसके ऊपर सिरो रेखा आएगी क्या? सिरो रेखा अगर गुंडी वाला वर्ण ऊपर आ रहा हो तो उसके ऊपर सिरो रेखा नहीं आती। यदि कोई गुंडी वाला वर्ण ऊपर होके आ रहा हो तो सिरो रेखा नहीं आती। ठीक है ना? ध्यान रखना है इसका। कोई भी ऐसा वर्ण जिसके ऊपर आ रही हो, गुंडी बन के आ रहा हो, जैसे ये है, तो इनके ऊपर से सिरो रेखा नहीं निकलती है। आगे लिखो अपवाद। अभी जो उदाहरण लिखा है, यदि मैं के बाद कैसे लेके वह तक का वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार या पांचवा वर्ण हो जाता है, इसी का अपवाद लिखो नीचे। अपवाद देखो, नियम तो क्या कह रहा था? यदि मैं के बाद में कैसे लेके भय तक का कोई वर्ण आ जाए तो मैं का सिर्फ क्या होता है? अनुस्वार या पांचवा वर्ण। लेकिन अपवाद क्या कहता है कि यदि मैं के बाद में क्या आ जाए? कैसे लेके भय तक का वर्ण, और उसके बाद में आ जाए कृ धातु से बनने वाले शब्द। अब इसको ऐसे समझ लो, दो अपवाद पढ़ने हैं, एक तो सम उपसर्ग का और एक पर उपसर्ग का। दोनों को लिख देना है, और दोनों को कैसे लिखोगे पहले एक बार समझ लो। अपवाद हैं दो, एक तो है सम उपसर्ग प्लस कृ धातु। दो लाइन खींचनी है, एक तो सम उपसर्ग प्लस कृ धातु, दोनों के बीच में किसका आगम हो जाएगा? दंत से का आगम। और इस में का क्या बनेगा? अनुस्वार। पहला अपवाद। दूसरा अपवाद क्या है? परे उपसर्ग के बाद में, चलो पहले एक को समझ लो, बाद में समझना, कंफ्यूज हो जाओगे, छाप लो इसको। सम उपसर्ग प्लस कृ धातु, सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच में किसका आगम हो जाएगा? दंत से का। और जब भी किसी वर्ण का आगम होता है तो वो हमेशा कैसा होता है? अधूरा। और जब भी कोई स्वर से व्यंजन बनता है तो कैसा बनता है? अधूरा। आगम होता है तो कैसा होता है? अधूरा। और जब भी विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो कैसा बनेगा? अधूरा। ये छाप के और लिखो इसमें। एक तो जो आगे की लाइन में बैठने वाले हैं, एक चीज विशेष ध्यान रखा करो, या तो घड़ी पहन के मत आया करो, और पहन के आया करो तो बिल्कुल सही चलने वाली घड़ी पहन के आया करो। तुम्हारे चक्कर में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कई बार समय का पता नहीं रहता, तुम्हारी घड़ी हो जाती है बंद और मैं उसी हिसाब से चल जाता हूँ। तो ध्यान रखा करो, या तो पहन के ही मत आओ, पहन के आओ तो सही समय वाली। मुझे समय का पता नहीं चलता, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। फिक्स रखा करो घड़ी को बिल्कुल। लिखो
लिखो इसमें, यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो, यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच, सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच दंत्य स का आगम हो जाता है। ये कौन सा स है? दंत्य स। दंत्य स का आगम हो जाता है और मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार। दंत्य स का आगम हो जाता है और मैं का क्या होगा? अनुस्वार। ध्यान देना, समझना। कृ धातु से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? कृत, कृति, कर्ता, करण, कार और कार्य। यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं, कृ धातु से बनने वाले रूप मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? ये 6। कौन कौन से? कृत, कृति, कर्ता, करण, कार और कार्य। और प्रारंभ में क्या आ जाए? सम उपसर्ग। प्रारंभ में क्या आ जाए? सम उपसर्ग। यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच किसका आगम हो जाता है? और मैं का क्या हो जाता है? क्या बनेगा? संस्कृत। सम प्लस कृति संस्कृति। सम प्लस कर्ता संस्कर्ता। सम प्लस करण संस्करण। सम प्लस कार संस्कार। और सम प्लस कार्य संस्कार्य। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? आ गया समझ में? ठीक है ना? थोड़ा सा धैर्य रखा करो, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। आपको मौका ही नहीं दूंगा कि तुम ये कहो कि आपने ये छोड़ दिया। छाप दो इसे। ये पहला अपवाद हो गया। देखो नियम तो क्या कह रहा था कि मैं के बाद में कैसे लेके ब तक का कोई वर्ण आ जाए तो मैं का क्या होता है? अनुस्वार या 5वां वर्ण। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अनुस्वार के साथ साथ दंत्य स का आगम भी हो रहा है, तो ये अपवाद नहीं होगा क्या? छाप दो इसे और अब लिखो अगला, दूसरा अपवाद। दूसरा अपवाद लिखो। 6 ध्यान रखेंगे। ये कृ धातु से बनने वाले शब्द कृत, कृति, कर्ता, करण, कार और कार्य। दो क्री के हैं, 2 कै के हैं और 2 का के हैं। 2 क्री के, 2 किसके हैं? कै के और 2 का के। हटा दूं इन्हें। छाप दिया सभी ने? लिखो अगला अपवाद। और अगला अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद लिखो। अपवाद नंबर 2। यदि पर उपसर्ग के बाद, पर उपसर्ग के बाद कौन से वर्ण आ जाए?
कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए, वर्ण बोल गया, शब्द। यदि पर उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए, कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं, तो पर उपसर्ग और कृ धातु के बीच में किसका आगम हो जाएगा, मूर्धन्य स का आगम। छाप दो इसे, छाप दो। और छाप के लिखो आगे। छाप दिया, लिखो। यदि पर उपसर्ग के बाद, यदि पर उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए, तो यदि पर उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए, तो पर उपसर्ग और कृ धातु के बीच, पर उपसर्ग और कृ धातु के बीच मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। पर उपसर्ग और कृ धातु के बीच मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। आ रहा नहीं आ रहा आगम? पहले क्या हो रहा था, क्या हो रहा था पहले, आदेश, और अब क्या हो रहा है, आगम। देखो कैसे होगा, परि प्लस कृति, परि प्लस कर्ता, परि प्लस कर्ता, कृत कृति कर्ता, आगे है परि प्लस करण, परि प्लस कार्य और परि प्लस कार्य। जब मिला के लिखोगे तो क्या होगा, परिष्कृत। इसका क्या हो जाएगा, परिष्कृत। इसका क्या होगा, परिष्कृति। इसका परिष्कर्ता, परिष्करण, परिष्कार और परिष्कार्य। समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो पर उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं, तो पर उपसर्ग और कृ धातु के बीच किसका आगम होगा, मूर्धन्य स का। छाप दो। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।